दोस्तों, जब हम नागपुर से अमरावती की तरफ निकलते हैं तो करीब 10 किलोमीटर के अंतराल पे एक छोटा सा गांव पड़ता है। इसका नाम है दाभा। और उसी छोटे से गांव में करीब 60 साल पहले हमारे परम पूज्य भाऊ झेटे, जो कि उस वक्त के डीएसपी थे, अंतर भारतीय आश्रम की स्थापना की और साथ ही होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज भी शुरू किया। और उसी कॉलेज की सबसे पहली डीएचएमएस बैच में से मेरे फादर भी एक थे। और डीएचएमएस होने के बाद में मेरे फादर ने करीब 4-5 साल उसी आश्रम में अपनी सेवाएं दी। और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जैसे ही मैं बीएचएमएस पास आउट हुआ और मेरी इंटर्नशिप ख़त्म हुई, मैंने 2010 में अंतर भारतीय आश्रम ज्वाइन किया। आज हम इसी महामानव के बारे में चर्चा करते हैं, जिन्हें श्रद्धापूर्वक लोग भाऊ कहा करते थे, जिन्होंने सारी उम्र मरीजों की सेवा की और अपने तपस्या से होम्योपैथी को संवारा और उसका प्रचार प्रसार किया। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शैलेश भिसेकर, XRMO, अंतर भारतीय आश्रम, दाभा, नागपुर। दोस्तों, मुझे ज्वाइन होते हुए करीब 15 दिन हुए होंगे। उस दिन मैं ओपीडी में अपने चेम्बर में बैठा था। तभी मेरे हाथ में एक भाव की चीट आई। वहाँ पे लिखा था, सुनीलला त्रास होत आहे, एकदा त्याला पाहून घे। सुनील मतलब सुनील भाऊ, जो कि भाऊ के फैमिली मेंबर में से ही एक है, जो भाऊ के हमसाया थे। खास तौर पर वो भाऊ की गाड़ी चलाया करते थे। आश्रम के बाहर जब भी भाऊ को कभी जाना पड़ता था तो भाऊ सुनील भाऊ को साथ में लेके चलते थे। दोस्तों, उस दिन शुक्रवार था और शुक्रवार के दिन भाऊ का मौन व्रत होता था। और उस दिन अगर भाऊ को किसी से बात करने की हो तो भाऊ एक चिट पे लिख के ही बात किया करते थे। तो जैसे ही भाऊ की वो चिट मैंने पढ़ी, मैं तुरंत सुनील भाऊ के पास पहुंच गया। दोस्तों, जब मैं वहाँ सुनील भाऊ के पास पहुंचा तब मैंने वहाँ देखा कि सुनील भाऊ की वाइफ, जिन्हें हम काकू कह के बुलाते हैं, वो सुनील भाऊ के थोड़ा सा दूर अपने दोनों बेटों को लेके ऐसे दुबक कर बैठी थी। और दोस्तों, मुझे पक्का पता है उस वक्त सुनील भाऊ के पास में एक ऐसा शख्स खड़ा था जो उस वक्त का हमारे अंतर भारती का कपिल शर्मा था। और वो निरंतर सुनील भाऊ की मजा ले रहा था। उनका नाम था तुलाराम भाऊ। और सुनील भाऊ दर्द से तड़प रहे थे और तुलाराम को गालियाँ देते जा रहे थे। वो उसे कह रहे थे कि तू यहाँ से जा, तू यहाँ से जा, तेरे साथ मैं फालतू आया, तूने मुझे फालतू खिलाया, मैंने नहीं खाना चाहिए था। ऐसे कुछ तो भी बड़बड़ा रहे थे। और इसी प्रकार से उठक बैठक करते हुए यूरिन पास करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी यूरिन पास ही नहीं हो रही थी। फिर मैंने सुनील भाऊ को पूछा कि क्या तकलीफ है। तो उन्होंने मुझे बताया कि सवेरे से मुझे यूरिन ही नहीं हुई और उसी कारण बहुत दर्द हो रहा है और जलन भी हो रही है। और जो भी थोड़ा बहुत यूरिन पास होती है उसमें भी ब्लड के कुछ ड्रॉप निकलते हैं। फिर मैंने उन्हें पूछा किस प्रकार का दर्द हो रहा है। तो उन्होंने कहा, असं घास घेतल्यासारखं दुखत आहे। फिर मैंने और भी कुछ सिम्टम नोट किए और वो सारे सिम्टम लेके भाव को दिखाने के लिए चला गया। भाव ने नोट किए हुए मेरे सिम्टम देखे और एक चीट पे लिखते हुए पूछा, व्हाट अबाउट मेंटल्स। तब मैंने कहा कि भाऊ, पेशेंट इरिटेबल है और गालियाँ दे रहा है
और इसी के साथ साथ गुस्से में पेशेंट ये दोहरा रहे हैं कि मैंने वो क्यों खाया, मैंने वो क्यों खाया। फिर से उन्होंने मुझे एक चिट पे लिखते हुए पूछा कि सुनील भाऊ की वाइफ और उनके दोनों बेटे कहाँ हैं। और मैंने भाऊ को वही जानकारी दी जो मैंने देखा था कि सुनील भाऊ की वाइफ अपने दोनों बेटों को लेके सुनील भाऊ से थोड़ा दूर पास में बैठी थी। भाऊ ने मुझे फिर से एक चिट पे लिखते हुए पूछा कि वो दूर क्या कर रही है। मैंने कहा भाऊ मुझे नहीं पता। भाऊ ने फिर से एक चिट लिखी और कहा जा पता करके आ कि वो दूर बैठ के क्या कर रही है। उसके बाद मैं सीधा सुनील भाऊ के वाइफ के पास गया और उनको पूछा कि आप इतना दूर बैठ के क्या कर रही है। तो उन्होंने कहा सवेरे से ये बहुत गुस्से में है और चिड़चिड़ कर रहे हैं। उनको पूछा कि बताओ क्या हुआ, तो कुछ नहीं बताते, बस गालियाँ देते हैं और गुस्सा करते हैं। उनके पास जाके अगर कोई उनका हालचाल भी पूछता है तो उनको भी गालियाँ देते हैं और इसीलिए डर के मारे हम उनके थोड़ा दूर बैठे हैं। और वापस आकर जब मैंने भाव को सारा सीन बताया तो वो थोड़े रिलैक्स हो गए। और जब मैंने भाव को ये बात बताई कि सुनील भाव से मुझे बीड़ी पीने की स्मेल आ रही है, तब वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो गए और मुझे केस रेपर्टाइज करने के लिए बोल दिया। और मैं वहीं पे अपने नोट किए हुए सिम्टम लेके रेपर्टरी लेके बैठ गया। करीब 5-10 मिनट में मैंने अपना रेपर्टाइजेशन कंप्लीट किया। रेपर्टाइजेशन में मैंने अब्यूजिव, इरिटेबल के साथ साथ कुछ पर्टिकुलर सिम्टम लिए और केवल स्पिंटर लाइक पेन इन यूरिनरी ऑर्गन के आधार पर भाव से कहा कि भाव नाइट्रिक एसिड आ रही है। भाव ने मेरे तरफ देखा, थोड़ा सा मुस्कुराए और टेबल पे रखी एकमात्र नाइट्रिक एसिड 10 ml की बोतल मेरे हाथ में दी और साथ में एक चिट भी दी। उस चिट पे लिखा था नाइट्रिक एसिड 10 ml एट द इंटरवल ऑफ 15 मिनट्स अप टू 5 कप्स। मैं सुनील भाव के घर गया, उनके यहाँ से 5 कप मंगवाए। उन 5 कप में थोड़ा थोड़ा पानी डाला और पहले कप में नाइट्रिक एसिड 10 ml के 2 ड्रॉप डाल दिए। चम्मच से उसको 10 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हिलाया। उसमें से 2 चम्मच निकाले, दूसरे कप में डाल दिए। उसको भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 10 बार हिलाया। फिर सेकंड से थर्ड में और थर्ड से फोर्थ में और फोर्थ से फिफ्थ में, इस तरह 5 कप तक मेडिसिन तैयार करके दे दी। और उनको कहा पहले कप से लेके 5वें कप तक 2-2 चम्मच मेडिसिन 15-15 मिनट के अंतराल में लेते रहे। और दोस्तों 5वें कप तक जाने की ज़रूरत ही नहीं गिरी। तीसरे ही कप में पेशेंट की यूरिन भी पास हो गई और 2 स्टोन भी निकल आए। दोस्तों जब शाम की प्रेयर के बाद भाव का मौन छूटा तो सबसे पहले भाव मुझे लेकर सुनील भाव को मिलने के लिए गए। भाव ने सुनील भाव का हालचाल पूछा। सुनील भाव ने अपनी आप बीती बताते हुए भाव को वो 2 स्टोन दिखाए। भाव ने वो स्टोन देखे और मुझे दे दिए और कहा कि कल सवेरे इसे लैब में टेस्टिंग के लिए दे देना। लेकिन मेरे दिमाग में केवल एक ही बात घूम रही थी कि नाइट्रिक एसिड की बोतल टेबल पे आई कहाँ से। इसका सीधा सरल अर्थ ये है कि भाव ने पहले ही मेडिसिन सिलेक्ट कर ली थी और केवल औपचारिकता के लिए मुझे रेपर्टाइज करने के लिए कहा था और केवल संयोगवश ही मेरी मेडिसिन भी वही आई जो भाव ने सोची थी। और दोस्तों भाव का रिस्पेक्ट इतना था कि कोई भी व्यक्ति उन्हें नादानी में भी डायरेक्टली सवाल नहीं पूछ सकता था। इसीलिए मैं नाइट्रिक एसिड को और डीपली पढ़ने लगा ताकि मैं जान सकूं कि भाव ने आखिर किस बेसिस पे नाइट्रिक एसिड सिलेक्ट की। रात को जब मैं
केंट में से नाइट्रिक एसिड पढ़ रहा था, तब मेरा ध्यान एक खास सिम्टम पे गया। यूरिन स्मेल्स लाइक हॉर्स यूरिन। अब ये हॉर्स यूरिन क्या होती है, कैसी होती है, ये उस वक्त मुझे पता नहीं था। इसीलिए मैं इस सिम्टम को केंट रेपर्टरी में ढूंढने लगा और ये सिम्टम ढूंढते ढूंढते मैं यूरिनरी ऑर्गन के चैप्टर तक पहुंचा और वहाँ एक रूब्रिक था, यूरिन ऑर्डर लाइक टोबैको। और शायद भाव के लिए यही स्ट्राइकिंग सिम्टम था, क्योंकि जब भाव को मैंने बोला था कि भाव मुझे सुनील भाव से बीड़ी पीने की स्मेल आ रही है, उसके बाद ही भाव सेटिस्फाइड हुए थे। और जब मैंने सुनील भाव से भी कंफर्म किया कि आपने उस दिन बीड़ी वगैरह पी थी क्या, तब उन्होंने भी बताया कि आश्रम आने से पहले ही ये सब वो छोड़ चुके थे। और दोस्तों, केंट रेपर्टरी में इस रूब्रिक के अंडर नाइट्रिक एसिड सिंगल रेमेडी। और उसके बाद जब मैं एंगर चैप्टर पढ़ रहा था, तो एंगर चैप्टर में एक सब रूब्रिक है, एंगर फ्रॉम बीइंग केयरेस्ट, मतलब केयर करने से गुस्सा होना। और शायद उसी सिम्टम को कंफर्म करने के लिए भाव ने मुझे सुनील भाव के तरफ दोबारा भेजा था कि पता करके आ कि वो सुनील भाव से दूर क्यों खड़ी है। और ये सिम्टम केवल 3 ही रेमेडीज़ में है, जिसमें से नाइट्रिक एसिड भी एक है। और तीसरा सिम्टम जो शायद भाव ने लिया होगा, वो भी एंगर चैप्टर में ही है, एंगर ओवर हिज मिस्टेक्स। और उसमें भी केवल 4 ही रेमेडी है, और उसमें भी नाइट्रिक एसिड सेकंड ग्रेड पे है। दोस्तों, ये सिम्टम हमें डिलूजन रॉन्ग डन से कंफ्यूज करा सकता है। और देखा जाए तो डिलूजन रॉन्ग डन में पश्चाताप का भाव कहीं अधिक होता है, और अपने इस केस में पेशेंट गुस्सा है और क्लियर कट सिम्टम हमारे रेपर्टरी में है, एंगर ओवर हिज मिस्टेक्स। तो डिलूजन रॉन्ग डन लेने का तो सवाल ही नहीं होता। और सरप्राइजिंगली अगर आप देखोगे तो डिलूजन रॉन्ग डन में नाइट्रिक एसिड बिल्कुल भी नहीं है। और जब बाद में मैंने सुनील भाव से पूछा कि आप तुलाराम को इतना गालियाँ क्यों दे रहे थे, तब उन्होंने कहा कि तुलाराम ने उन्हें कुछ ऐसी चीज़ खिलाई जो उन्हें नहीं खानी थी। एक्चुअली उन्हें तुलाराम के साथ जाना ही नहीं था, बस इसी बात को लेके वो गुस्सा थे। दोस्तों, उसके बाद जब पैथोलॉजी का रिपोर्ट आया तो वो स्टोन कैल्शियम ऑक्सैलेट का निकला। और केंट रेपर्टरी में यूरिन चैप्टर के अंदर सेडिमेंट्स ऑक्सैलेट ऑफ लाइम में नाइट्रिक एसिड फर्स्ट ग्रेड पे है। दोस्तों, भाव का ऑब्जर्वेशन इतना सटीक रहता था कि चुटकियों में उन्हें मेडिसिन क्लिक हो जाती थी। जब जब मुझे भाव के साथ बैठकर केस लेने का मौका मिलता था, तब मैं एक ही चीज़ नोटिस करता था, भाव हर पेशेंट को गहराई से सुनते थे। लेकिन शायद ही मुझे याद होगा कि कभी उन्होंने पेशेंट को कुछ पूछा हो। खास तौर पर उनका ध्यान पेशेंट क्या कह रहा है इससे ज़्यादा वो किस प्रकार से कह रहा है इस पर होता था। भाव पेशेंट की बातें तो सुनते ही थे, लेकिन खास तौर पर पेशेंट के साथ जो रिलेटिव आते थे, पेशेंट के बारे में उनका नरेशन भी पूरा ध्यानपूर्वक सुनते थे। और उस पर भी पेशेंट के रिलेटिव पेशेंट के बारे में जो बातें बताते थे, उस पर पेशेंट का क्या रिएक्शन होता है, ये चीज़ें भाव बड़ी शार्पली ऑब्जर्व कर लेते थे। दोस्तों, आज भी हम नेट्रम मूर
और लैकेसिस के बीच में फंस जाते हैं। लेकिन भाऊ, इन्हीं शार्प ऑब्जर्वेशन के भरोसे लैकेसिस और नैट्रम मूर के पेशेंट्स को बड़े ही सरलता से अलग कर लेते थे। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बताना चाहूँ तो मान लीजिए कि पेशेंट का रिलेटिव अगर पेशेंट के बारे में कोई ऐसी चीज़ पेशेंट के सामने बताता है जिससे कि पेशेंट ऑकवर्ड महसूस करता हो, तो उस पर अगर पेशेंट की रिएक्शन अगर ये होती थी कि वो नज़रें झुका लेता था, तो फट से भाव एलिमेंट्स फ्रॉम एम्ब्रस पकड़ के नेट्रमूर दे देते थे। और समझ लो उसके विपरीत अगर मुंह फुला के अगर हंसता था तो भाव लैकेसिस या हायोसैमस के तरफ जाते थे। तो कहने का मतलब ये है कि भाव का ऑब्जर्वेशन इतना ब्रॉड होता था, वो अपने सारे सेंसेस इस्तेमाल करते थे। कई बार मैंने देखा कि भाव ने सिर्फ स्मेल के भरोसे सोरिनम और आर्सेनिक जैसी रेमेडीज़ को प्रिस्क्राइब किया, और कई बार तो भाव ने पेशेंट अपना पेन कैसे डिस्क्राइब करता है इसके आधार पर ही स्ट्रेमोनियम और सल्फर जैसी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की। दोस्तों, भाव होम्योपैथी नॉलेज के ऐसे समुद्र थे कि जिनकी कुछ बूंदें पाकर ही मुझ जैसे सैकड़ों डॉक्टर्स ने अपनी होम्योपैथिक प्रैक्टिस की जर्नी स्टार्ट की। लेकिन करीब 2 महीने पहले 12 सितंबर की सुबह इस महान होम्योपैथ और महामानव ने अपनी जर्नी समाप्त की। दोस्तों, भाव करीब 94 साल तक जिए और अपनी इस संपूर्ण जीवन यात्रा में उन्होंने न केवल होम्योपैथी का ही प्रचार प्रसार किया, बल्कि वो विश्व शांति के भी प्रणेता थे। वो न्यूक्लियर बॉम्ब से काफ़ी नफरत किया करते थे। लेकिन जब उनकी मौत हुई और उनके अंतिम दर्शन के लिए मैं मेरे पिताजी के साथ दाभा गया, तो सबसे पहले मुझे डॉक्टर शिवशंकर मिला, जो कि इस वक्त अंतर भारती में आरएमओ है। और मिलते ही मुझे उसने एक दिल को छूने वाली बात कही। उसने कहा, सर भाव तो गए, लेकिन एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर ब्लास्ट करके गए। और जैसा कि न्यूक्लियर ब्लास्ट में होता है कि निरंतर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन शुरू रहती है, ठीक वैसे ही जहाँ जहाँ भी भाव के अनुयायी है वो वहाँ वहाँ भाव की दी गई शिक्षा का प्रचार प्रसार करेंगे और मानव कल्याण का हिस्सा देंगे। दोस्तों, ये सोचने वाली बात है कि जिनके जाने से भी अगर इतनी पॉजिटिविटी है, तो अपने जीवन काल में वो इंसान कितना प्रकाशमय होगा। और इसीलिए आज भी अगर आप अंतर भारती आश्रम जाओगे तो आपको वही पॉजिटिविटी मिलेगी। दोस्तों, ये तो सच है कि भाऊ अब हमारे बीच कभी नहीं रहेंगे, लेकिन उनके इसी प्रकाश की वजह से अंतर भारती आश्रम हमेशा तेजोमय रहेगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप भी भाव का इसी प्रकार का ऑरा अपने अंदर महसूस करोगे और भाव की दी गई शिक्षा से खुद को और समाज को समृद्ध बनाओगे। मेरा नाम है डॉक्टर शैलेश विसेकर, XRMO, अंतर भारती आश्रम दाभा। जय जगत।